प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज जरा बात साफ साफ हो जाए कि आखिरकार हमको यानी आपको और हमको आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, कल दशहरा है। दशहरा क्यों मनाते हैं? रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यही है ना। प्रभु श्री राम की रावण पर विजय दशहरा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, यही है ना दशहरा। पर क्या हमें पता है आज हमारे समाज में बुराई क्या है? आज ये राजा रूपी बैठे हुए राजनेता, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, पक्ष में हो या विपक्ष में, मंत्रिमंडल में हो या नेता प्रतिपक्ष हो, क्या ये समझते हैं कि आपके और हमारे जीवन में वो कौन सी बुराइयां हैं जिनसे हम सचमुच निजात पाना चाहते हैं? क्या इन्हें एक आम भारतीय का आम घर, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने बड़े स्मार्टली दिमाग लगा के पार्टी का ही नाम आम आदमी पार्टी रख लिया कि जितनी बार आम आदमी बोलो आम आदमी, उनको लगे आम आदमी पार्टी। क्या आज हमारे राजनेताओं को पता है कि एक आम आदमी के आम घर में क्या मुसीबतें हैं? क्या उसे पता है कि एक व्यक्ति जो सुबह 8 से दोपहर 2 तक एड़ियां घिसता है, एड़ियां पटक पटक के फैक्ट्री में दफ्तर में नौकरी करके जब घर पहुंचता है तो उसकी असली वो कौन सी दिक्कतें हैं जिनसे वो निजात पाना चाहता है? समय बदलता है, पार्टियां बदलती हैं, नेता बदलते हैं और वैसे ही उनके वादे बदलते हैं। जो एक चीज बदलनी चाहिए और जो कभी नहीं बदलती वो है आम आदमी की दिक्कत। वो दिक्कत चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो साइकिल के उस पैडल की तरह है कि जितनी तेज मारो वो उतनी तेज वापस आती है। साइकिल का पैडल कभी चलाया है? अभी समाजवादी पार्टी बोलेंगे देखो साइकिल, अरे भैया तुमने चुनाव चिन्ह चुन लिया, उस साइकिल के पैडल पे जितनी जोर से मारो ना पैर, वो उतनी ही तेज वापस आता है। एक आम आदमी की मुसीबत वैसे है अखिलेश यादव जी, साइकिल पार्टी का चिन्ह चुन लेने से, पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रख लेने से, पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल या हाथ का निशान रख लेने से आप आम व्यक्ति की दिक्कतें क्या समझ पा रहे हैं? पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने हर उस चीज पे काम किया है जिस पे पिछले 60 सालों में काम नहीं हुआ। हमने सड़कें बनाई हैं, हमने हर घर जल पहुंचाया है, हमने हर घर तक सड़क पहुंचाई है। क्या कभी आपने सुना राहुल गांधी को खड़े होकर? कभी आपने सुना अखिलेश यादव को खड़े होकर? कभी बिहार के इलेक्शन में आपने सुना तेजस्वी यादव को खड़े होकर कि मैं यहां खड़ा हूं आरा के, अररिया के, मुजफ्फरपुर के, सिवान के इस गांव में और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत नीतीश कुमार से, पूछता हूं मैं, पूछता हुए भारत बाबा से और राहुल गांधी प्रधानमंत्री से कि इस गांव में सड़क नहीं है। यात्राएं निकाल रहे हैं ये नेता। सत्ता में बैठे लोगों से पूछो तो, दिखाओ तो बताओ। मैं इस जिले के, इस गांव के, इस कस्बे के, इस नुक्कड़ पे खड़ा हूं। आपने कहा था, आपके नेता ने कहा था, आपके राज्य मंत्री ने कहा था, आपके विधायक ने कहा था, आपके मुखिया ने कहा था कि यहां तक सड़क आई है। कहां है वो सड़क? कहां है वो पानी? ये पता है क्यों नहीं कर सकते? करना आसान है, इनको तो काफिलों में आना है, काफिलों में चले जाना है।
या वो भी ज्यादा दिक्कतमंद है तो हेलीकॉप्टर में आएंगे, चले जाएंगे। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से पूछो तो हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस? गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट के नेता कहते हैं कि हम अगर पहले के मुकाबले 95% ज्यादा डिलीवरी दे रहे हैं अपने वादों पे, कि अगर पहले की सरकार एक वादा पूरा करती थी तो अब हम उसके अनुसार या उसके कंपैरिजन में 9.5 वादे पूरे करते हैं। इतने बेहतर हैं हम। जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 11 साल में करने की कोशिश की है। एक नेता मुझे बताइए जो बोले, जो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो विद फैक्ट्स, कि आपने कहा था इस गांव के, इस जिले के, इस कस्बे में बिजली पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, मैं यहां खड़ा हूं, आ जाओ। आजकल तो बहुत आसान है, क्योंकि हर चीज बोलेंगे मीडिया को, चलो मान लिया, वो भी मान लिया। आजकल तो किसी को जरूरत ही नहीं है, ये है सबके पास। और नेताओं के पास तो 3-3, 4-4 हैं। अवधेश जी 3-3, 4-4 स्मार्टफोन है, फोन उठाए, वीडियो बनाए, दिखाएं। अगर नितिन गडकरी कहते हैं कि इतनी सड़कें बनी हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, ये सारी सड़कें यूपी स्टेट गवर्नमेंट की हैं और नेशनल की नहीं है, तो दिखाओ तो। सत्ता में बैठे भी और विपक्ष में बैठे भी, पता है किस पे बात करेंगे? मैच, क्रिकेट मैच हो गया साहब, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। अरे हम पाकिस्तान को आज पहली बार हराया है कि हम तो हराते ही आते हैं। और जरा आपने अपने गिरबा में जाके ढूंढा, जैसे मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो एड़ियां अपनी पटक के 12 घंटे काम करके 10 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट करके घर जाता है, उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा क्या? हमने एशिया कप जीत लिया तो वो मैच जीतने से पहले 27 सितंबर को भी अगर वो पेट्रोल अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल या गाड़ी में डलवाता था तो 94.77 रुपए था दिल्ली में। मैच के बाद भी 94.77 ही था, ऐसा नहीं था कि सस्ता हो गया। अगर वो डीजल की गाड़ी थी जो सब्जियां ट्रकों में भर के आती हैं, अगर वो हमारे ट्रक ड्राइवर साथी 87 रुपए 67 पैसे का डलवाते थे तो मैच जीतने के बाद भी हम उतने का ही डलवा रहे हैं। सीएनजी 76 रुपए की थी तो अभी भी 76 रुपए की है। एलपीजी डोमेस्टिक 853 रुपए की थी, आज भी 853 रुपए की है। आलू 26 रुपए का ही था, प्याज 36 की थी, टमाटर देसी 28 का ही था। परवल मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हर दादी खिलाती है परवल, इतना महंगा है बताइए। 38 रुपए का, 58 रुपए का मिल रहा है। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, मैं बता रहा हूं ये बेसिक चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने पाकिस्तान को मैच हराया, विपक्ष वालों ने भी इतना मुद्दा बनाया, सत्ता, उससे जिंदगी में आपकी हमारी फर्क पड़ता है। वी आर प्राउड, टेक इट एज अ स्पोर्ट। सरकारों की जिम्मेदारी क्या है कि जो वादे किए हैं उसे पूरा करिए। वो वादे पूरे हो रहे हैं क्या, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जरा स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर लें। इलेक्शन जीतने के लिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और प्रदेशों की सरकारें हो, बड़े बड़े वादे, फ्रीबीज अवधेश कुमार जी, फ्रीबीज, यानी ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो। मेरे को याद है एक बार तमिलनाडु में, मेरे को पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा सच में, नहीं तो मैं ले लेता। प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस साल, इसको करीबन जेजा ललिता तब जिंदा थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अवधेश जी, अगर आपको याद हो तो बताइएगा कौन सी पार्टी की है। उसमें बाकायदा एक टेबल फैन, एक ओटीजी, एक गैस का चूल्हा, 5 किलो चावल, 5 किलो ये रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हेलो मैं आ गया तो मैं ये हर महीने दूंगा, टेबल फैन एक बार दूंगा, चूल्हा एक बार दूंगा, बाकी चीजें ट्यूबलाइट एक बार दूंगा और अनाज हर महीने दूंगा। ये फ्रीबीज, ये फ्री का सामान, ये जो वादे जो भी पार्टी करती है आनंद जी, और उसके बाद आप लोग, हम लोग, देश की जनता जो उनकी तरफ मुड़ जाती है, उससे क्या होता है पता है? सुनिए जरा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वादे तो किए, उसके बाद सीमेंट टैक्स बढ़ा दिया। जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा था प्रदेश में, कहा था मैं घटाऊंगा, ज्यादा कर नहीं पाए, बढ़ा दिया, 11 से 16 रुपए कर दिया।
पूरी वहां की कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी ठप। कर्नाटका ने बस के किराए बढ़ा दिए। जो वादे किए हैं उसकी भरपाई कहां से करोगे, कहां से दोगे, कहां से दोगे? और इसमें सिर्फ हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की बात कीजिए। क्योंकि भैया देखिए 24 का इलेक्शन था, बीजेपी को प्रेशर फील हो रहा था, उनको जीतना था विद हैंडसम मेजॉरिटी। उन्होंने भी वादे किए आनंद दादा, उन्होंने भी वादे किए अवधेश जी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की वृद्धि की गई है। कमर्शियल गैस का सिलेंडर अब 1595 रुपए का है। सही है कि नहीं है? लोग कहते हैं इस सब की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की। मैंने कहा भारत की राजनीति को और थोड़ा डिटेल में पढ़िए। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मौके पे चौका मारने की कोशिश की थी, वो भी उल्टा पड़ गया, हिट विकेट हो गए। पेटी पे पेटी फ्री देने की कोशिश की थी, बोतल पे बोतल फ्री देने की कोशिश की थी, और उसमें वो लुट गए, बर्बाद हो गए। ही हैज लर्न, हाथ जला चुके हैं। छाछ का जला दूध भी फूक फूक के पीता है, ऐसा ही है ना कुछ। अगर मैंने उल्टा कर दिया हो तो ठीक कर दीजिएगा, लेकिन मेरा संदर्भ समझ रहे हैं आप। ये होता आया है, लेकिन इसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ता है। वो पैसा कान सीधा पकड़ लीजिए या फिर घुमा के निकलेगा अपनी जेब से। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारी जो असली मुसीबतें हैं उनको अंत करने के लिए उसके अंत पे कौन काम कर रहा है, सत्ता या विपक्ष? सत्ता कह रही है मैं 95% सेटिस्फाई कर रही हूं लोगों को, विपक्ष कह रहा है आई डोंट केयर, मेरे को इलेक्शन जीतना है। सवाल कौन पूछ रहा है? कह रहा है मैं फुल पैनल ऑन एयर। आनंद दादा, अवधेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के फराज किदवई, कांग्रेस पार्टी के जगदीश शर्मा जी। आनंद दादा आपसे शुरू कर रहा हूं। आनंद दादा, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, भैया हम पाकिस्तान को हराते आए हैं। पहले सवाल था खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, उसके अंदर द कंट्री वॉज डिवाइडेड कि खेलो या ना खेलो। आपने खेला, ट्रायलैटरल था, ठीक है, आपने कर दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, 3-0 हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन ग्राउंड कर दिया, सब ठीक है। सर चावल तो तब भी उतने का ही था, हराने के बाद भी, हराने से पहले भी। पेट्रोल तो उतने का ही था, डीजल तो उतने का ही था, आलू उतने का ही है, 1 किलो दूध उतने का ही है। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को हराया तो 5 रुपए सस्ता हो गया अगले दिन। असली मुसीबतें उस आम आदमी के परिवार पे कोई फर्क तो इन चीजों से पड़ता नहीं सर, लेकिन जिन चीजों से पड़ता है उसकी तरफ कौन काम कर रहा है? आनंद दादा, देखिए, मुझे ऐश्वर्य लगता है कि महंगाई एक ऐसी चीज है जिसको रोकना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसको काबू में तो किया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। तो फिर सरकारें वादा क्यों करती हैं, कोई भी सरकार हो? मैं उसी पर आ रहा हूं जी प्लीज। आपने ही उसका उत्तर भी दिया। आपने कहा कि वादे इसलिए किए जा सकते हैं कि जनता को ल्योर किया जा सके और उनका वोट अपनी ओर खींचा जा सके। इसमें सही मामले में जो इस प्रकार की चीजें, आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पर ठीकरा फूटा नहीं, ये तो जयललिता के जमाने से याद करिए, सोने की चीन देने का, कलर टेलीविजन देने का वादा किया जाता था, और ये बहुत पुरानी परंपरा भारत में है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मतदाता कितना मैच्योर हुआ है। मतदाता के मैच्योर होने की क्या कारण नहीं है कि लोग अब भी मैच्योर नहीं हो पा रहे। बहुत ये इसकी गहरी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक मसला है जिसको समझकर और सुनकर हम तुरंत इसका H2SO4 बराबर पानी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए जो बढ़ती हुई इकोनॉमी रहती है वर्ल्ड वाइड, आप देखिए वहां महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन जैसे सोशियोलॉजी में कहा जाता है ना कि अपराध होता ही है समाज में, आप अपराध को जीरो नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी में ये एक चैप्टर पढ़ाया जाता था कि अपराध इसलिए होते हैं कि समाज का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं निकलता रहे। तो वो एक अलग थ्योरी भी है। लेकिन जिस प्रकार से बढ़ते हुए इकोनॉमी में अगर आप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई पर काबू करना पड़ेगा अपनी नीतियों से। वो इतना ना बढ़े, वो आनुपातिक तौर पर बढ़े कि जितना प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है उतना महंगाई बढ़े। तो उस प्रकार से अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को काबू किया जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कोई ये कह दे महंगाई रोक देंगे तो संभव नहीं है। और पाकिस्तान पर जहां तक बात है तो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए था। ये
डिवाइडेड नहीं था कंट्री। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की राय यही थी कि पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन बाद की जो घटनाएं हुई उसके लिए भी बीसीसीआई को थोड़ी तो प्रशंसा उसकी करनी चाहिए कि जिस प्रकार से हाथ नहीं मिलाना या जिस प्रकार से उनको उनके इशारों का जवाब इशारों से देना, वो कॉन्फिडेंस तो खिलाड़ियों को दिया गया। दूसरी बात यह है कि 2008 से ये नीति चल रही थी कि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में हम खेलेंगे जो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, और बायलैटरल में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब जीएसटी के कम होने के बाद से बहुत सारे, दूध की कीमत भले कम न हुई होगी लेकिन दही की कीमत 3 रुपए कम हो गई है। तो इस तरह से गाड़ियों की कीमत 1-1 लाख रुपए से ज्यादा तक कम हुए, तो महंगाई पर कंट्रोल करने की कवायद शुरू तो हुई। अब देखिए उसका कितना असर बाजार पे पड़ता है। आज उसके आंकड़े आए होंगे या आ रहे होंगे तो उससे लगेगा, लेकिन लोगों के पॉकेट से पैसा निकालने का उपक्रम महंगाई कम करके ही किया जा सकता है। और अगर आपको अपने इकोनॉमी को मजबूत करना है तो लोगों के पॉकेट से पैसा निकालने का आनंद दादा अवधेश जी, इससे पहले कि मैं आज संघ के 100 सालों पे प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र भी दिया, लेकिन संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल डरती नहीं है। वो 99 पे भी जाके खड़ी हो। सपोजिंग अगर 1 से 100 तक की गिनती करनी है, आप अगर 99 तक पहुंचे और आपको लगा कि आपने 98 पे गलती की थी तो यू विल स्क्रैप इट। विपक्ष उसका विरोध कर सकता है, लेकिन ये एक इन प्रिंसिपल, आप उनके नेताओं से आज भी बात कीजिए, आप बोलिए कि आप ये गलत कर रही है बीजेपी, वो गलत कर रही है। बोले 30 साल पहले सत्ता में थे क्या? तो जब 30 साल पहले नहीं थे तो क्या दिक्कत है? दोबारा सिफर से शुरू करेंगे। फराज किदवई जी समझ रहे होंगे, दोबारा जीरो से शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉग है आरएसएस जैसा, और सब बात कर रहे हैं 100 साल ऑफ द आरएसएस, आरएसएस मंत्र दे रहा है। आपने देखा है पिछले 3 जनरल इलेक्शंस में एक फर्क तो है नंबर्स में, एक फटीग आता है, पॉलिटिकल फटीग आता है। आपको पता है एंटी इनकम्बेंसी कंट्रोल्ड है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव में है ही नहीं। अवधेश जी, ऐसे में एक आम व्यक्ति के जीवन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस पे क्या सरकार को और ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, सरकार का मूल काम ही लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में और भारत की दृष्टि देखें तो समाज के सबसे निचले तबके का पहला ध्यान रखना है। क्योंकि अंत्योदय की जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ का जो सिद्धांत था अंत्योदय, उस अंत्योदय की कल्पना ही इसी से निकली है। तो जो आम आदमी है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श ही यही था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है जब हजारों प्रचारकों ने, लोगों ने अपना जीवन लगा दिया कि केवल देश हमारे समक्ष है, कि देश का एक एक व्यक्ति अगर सुखी संपन्न नहीं हो तो यह देश सुखी संपन्न नहीं हो सकता। इस भाव के लिए लगाया है। तो अगर उसके विचार से राजनीति और चल रही है तो उसको तो आम आदमी का ही ध्यान रखना चाहिए। और यह नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लेकिन सत्ता की संस्कृति जिस रूप में बदलनी चाहिए, जो आपकी चिंता है कि भारत इस पार्टी के नेतृत्व में जो विचार के आधार पर जो एक समाज दिखना चाहिए, व्यक्ति देखना चाहिए कि सबको लगे कि इस देश के विकास में हमारा योगदान है, विकास की नीतियां वो हमारे तक पहुंचती है, मैं जो कुछ बोलता हूं वो देश में उसका महत्व होता है, ये सब भाव जो पैदा होनी चाहिए उसमें अभी कमी है। लेकिन उस कमी के आधार पर जहां महंगाई की बात है तो इस समय तो रिकॉर्ड नीचे है। अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2.05% पिछले वो अगस्त का आंकड़ा है लास्ट का। और खुदरा महंगाई दर उसके पहले तो और भी कम था, 1.57 था। तो महंगाई दर इस समय नहीं है, लेकिन क्या लोगों को उसी रूप में मार्केट में चीजें उपलब्ध है? महंगाई, इकोनॉमी, राजनीति, सब अलग अलग पक्ष नहीं होते हैं, इन सबको मिला करके देश चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में आज जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम सबके जीवन में तो एक ही मंत्र रहा है, और वो हमने जो अभी सिक्का जारी हुआ है या ये जो हमारे पास डाक, उसमें जो हमने लिखा है इदम राष्ट्राय इदम न मम, तो ये जो भाव है, इस भाव से इतने लोगों ने जीवन दिया है, लेकिन उतने ही लोग उसी प्रकार से राजनीति में आए हों, उसी प्रकार से नौकरशाही में आए हों। हमारे उद्योगपतियों में, हमारे व्यापारियों में भी उस ढंग से ईमानदारी का भाव हो कि एक मिनिमम मुनाफा लेते हुए लोगों तक हम उस लाभ
बदलाव का अंश पहुंचाएंगे, नौकरशाही में यह परिवर्तन हो कि हमारी भूमिका लोक सेवक की है तो लोक तक इसका भाव पहुंचे। ये जो एक सांस्कृतिक क्रांति की बात होती है उसमें अभी भारत में कमी है, लेकिन काफी कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन हम विपक्ष नहीं कर बोलेगा सकते इस समय की काफी कुछ हुआ है जो फराज साहब, समाजवादी पार्टी, यूपी की ऑपोजिशन पार्टी अखिलेश यादव, मैं देखता हूं अखिलेश यादव खड़े होते हैं एवरी डे हिंदू मुसलमान, इस मौलाना का उस मौलाना का। अरे भाई, बरेली में अगर हिंसा होगी तो पुलिस तो एक्ट करेगी ना, नहीं तो क्या ये कोई मुन्ना भाई की पिक्चर चल रही है, गुलाब का फूल देगी? आप एक दिन तो अखिलेश यादव को बोलिए कि आप सैफई से लखनऊ, लखनऊ से सैफई जाते हैं, किसी रास्ते में किसी गांव पे पकड़ के अगर बाबा ने कोई वादा किया है और वो वादा पूरा नहीं किया है, या केंद्र सरकार का कोई वादा है सड़क का और वो पूरा नहीं है, कभी तो काउंटर करें, कभी तो एक विपक्षी नेता की तरह सही में काम करें। या सिर्फ हिंदू मुसलमान करना ही विपक्षी नेताओं का काम है? उससे भी देश की जनता का फायदा नहीं हो रहा है फराज साहब। देश की जनता का फायदा कैसे होगा? जब उनका काम होगा, जब एक 12 घंटे एड़ियां घिसने वाले व्यक्ति की जिंदगी में आराम आएगा, जब उसकी दिक्कतें सॉल्व होंगी। आप लोग अपनी दिक्कतें देखते हैं कि हम विपक्ष से सत्ता में कब आए। बात हर कोई करता है कि मेरे से बड़ा सोशल वर्कर इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और फिर प्रशांत किशोर का देख लीजिए, 3 साल में कितने करोड़ कमाए हैं उन्होंने। सब समझ आ जाएगा कि राजनीति में कौन कहां किस लिए मंजीरे बजाने आता है। फराज किदवई जी, रियलिटी बोल रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 3 साल में इतना पैसा कैसे कौन सी नौकरी से कमता है, ये जरा समझा दीजिएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं आप प्रशांत किशोर के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, स्टार्ट एक्टिंग हु यू आर। यू आर एन ऑपोजिशन लीडर, स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन, क्वेश्चन द गवर्नमेंट। कब तक मीडिया को गरियाते रहेंगे? अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज भी। आपको पता है ये मीडिया को कितने पैसे? अरे भैया, जब आप थे तो यूपी में तो घर देते थे, घर दिए हैं आपने, घर लखनऊ में घर दिए, नहीं दिए क्या? स्वर्गीय नेताजी ने 2 दर्जन नाम आपके पास होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? जनता का बताइए ना मेरे को, जनता की मुसीबतें कैसे दूर हो रही हैं वो बताइए आप। फराज साहब, व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? फराज किदवई, ऐश्वर्या जी समझाइए। एको बहुत आ रही है, वो ठीक करा रहा हूं जी। ऐश्वर्या जी, चलिए आज आपको एक बधाई तो मैं दे देता हूं। मैं पिछले 5 दिनों से पक गया था, टीवी डिबेट्स में जाते जाते ऑन एन एवरेज 3 से 4 हो जाती हैं भाई, हिंदू मुसलमान बरेली और कहां के। तो चलिए, कम से कम आपने एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया जिसके लिए आप जो है वो वाकई बधाई के पात्र हैं। आपने अभी बात की कि एक आम आदमी जो है इस देश का, चाहे वो सरकारी नौकर हो या प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, वो 12 घंटे एड़ियां अपनी घिसता है। मुझे पूरा दर्द है उस चीज का। ऐश्वर्या जी, हिंदुस्तान टाइम्स की 26 फरवरी 2025 को एक टाइम यूज सर्वे छपा था। उसमें आप देखिएगा कि ऐश्वर्या जो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो पूरी दुनिया में भारत का जो कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा अपने ऑफिस में काम करता है, और वर्क बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो सबसे ज्यादा पैथेटिक कंडीशन में आज की तारीख में हम। तो मेरी पूरी सहानुभूति है वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या वो लोग सरकारी नौकरियां जो लोग करते हैं, उनका मुझे नहीं पता, बट बेसिकली ये टाइम यूज सर्वे जो हुआ था जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने अपनी शुरुआत में कहा कि नेता लोग अपना कुछ वादा करते हैं, उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल 40-50 रुपए में बिकेगा। आपको पता है ऐश्वर्या जी कि आज दुनिया में जो आपकी एक इनकम है, उसमें अपनी इनकम का पेट्रोल पर चाइना का एक आम आदमी 17% खर्च करता है, 3% खर्च करता है। यूएस में ये 2% है, ब्राजील में ये 4% है, और हम भारतीय जो है वो 17% खर्च करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ ये, उसके रीजन 2 हैं। एक ये कि हमारी कमाई कम है, और दूसरा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा है। मैं क्योंकि अब देखिए, एप्पल टू एप्पल, आपने क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक उठाया है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना पड़ेगा। जो यूपीए की सरकार थी उसके टाइम पे जो क्रूड ऑयल थे वो 219% से उसके दाम बढ़े थे, लेकिन जो डीजल बिक रहा था वो करीब 55 रुपए में बिक रहा था। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में दिसंबर 2024 तक क्रूड ऑयल के जो दाम है वो 37% से कम हुए, लेकिन डीजल दिल्ली में आपके यहाँ लगभग 90-100 रुपए में बिक रहा।
ऐश्वर्या जी, महंगाई की आपने बात की, ये तो मैंने चलिए खैर पेट्रोल की बात की। एक आम आदमी जो शाकाहारी है, उसकी थाली से खाना चला गया है आज की तारीख में। आप पढ़िएगा, जो होम कुक्ड वेजिटेरियन थाली है, मैं 31 दिसंबर एग्जैक्ट 31 दिसंबर 2024 की बात बता रहा हूं, वो मंथ ऑन मंथ बढ़ती जा रही थी। इधर का डेटा मेरे पास नहीं है, शायद पब्लिश भी नहीं हुआ है। तो सब्जियों के दाम में अभी बात की अवधेश जी ने, 2024 में एग्जिट 31 दिसंबर 2024 57 महीने के पीक पर थी सब्जियों के दाम। आप गूगल कर लीजिएगा, मैं तो डेट वाइज बता दूं कि किस अखबार में छपा था और क्या हुआ था। टमाटर के दाम में 35% की बढ़ोतरी हुई थी, आलू के दाम में 50%, गार्लिक के दाम में 66.65%, फूल गोभी के दाम में 47-48% के आसपास। तो क्या है कि जो महंगाई बढ़ी, ऐश्वर्या जी, महंगाई बढ़ी, और नेता ने मुझे बताइए पिछले 11 साल में, नहीं तो आपके नेता ने पिछले 11 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा? और मैं आपको गिना सकता हूं पिछले 11 दिनों में उनकी 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदू एंड मुस्लिम, ऑन कि आप किस तरह से बीजेपी की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, किस तरह से बरेली में जानबूझ के मुसलमानों पे लाठियां चलाई गई। मुझे में 11 दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं, जिसपे अखिलेश यादव इसको मतलब फूले नहीं समाते कि मैं एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं करता हूं। उसमें से एक तो बताइए जिसमें उन्होंने बोला हो कि ये आलू इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, ये पानी यहां नहीं पहुंचा, ये बिजली उत्तर प्रदेश के इस कस्बे में, इस जिले में नहीं पहुंची। मैं कह रहा हूं आप तो करने दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर रही, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सवाल तो पूछिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है जगदीश जी? जो सत्ता में बैठा होता है उसकी लगाम जनता कैसे खींचती है? विपक्ष के द्वारा। यह सिर्फ क्या सिविक्स की किताबों के लिए था? यह क्या सिर्फ सिविक्स की किताबों के लिए है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछना विपक्ष का काम है? विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना है, आपके नेता को दाढ़ी बढ़ा के यात्राएं करना है, उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। अगर उन्होंने सचमुच इतनी बड़ी यात्राएं की हैं, तो क्या वो 10 ऐसे सवाल नहीं खड़ा कर सकते सरकार से कि तुमने ये कहा था, ये नहीं हुआ, विद फैक्ट्स? उन्हें क्या फैक्ट दिखाना है? इलेक्शन कमीशन पहले ईवीएम खराब थी, अब ईवीएम से हार मान ली, तो अब ये इलेक्टोरल रोल गड़बड़ हो गया। इस सब से इलेक्शन नहीं जीतेंगे जगदीश जी। जनता की मुसीबतों की बात करो। बोलिए। ऐश्वर्या भाई, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल दर्शकों को और जो हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, दशहरे की राम राम। और आज आपका दिन बहुत अच्छा, आपको मैं भी बधाई दूंगा। अभी किदवाई भाई ने दी, मैं भी बधाई दूंगा। आज आप सच्चे पत्रकार लग रहे हैं। आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष से पूछे, जो आपका धर्म बनता है। आपने कहा सुन लो, बोलो मत भाई, मजा आएगा, बोलो मत। बोलो मेरी बात अच्छा ठीक है, बोलो बहुत देर तक। ठीक है, आपने कहा कि विपक्ष के राजाओं से जवाब, और आपने सत्ता पक्ष में बैठे राजाओं को, कम से कम आज आपको समझ में तो आया कि सत्ता पक्ष में भी राजा बैठे हैं। और मेरा नेता जिसको चांदी की चम्मच लेके और जिसको कहते हैं शहजादे, वो जनता के बीच में है, रोडों पर है और भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहा है। और भाई छोटी यात्रा नहीं थी, इस यात्रा में मैं भी चला था कन्याकुमारी से। छठे दिन मेरे पैर में जवाब देगे। तर मैं दावे से कहता हूं, ऐश्वर्या भाई आप यंग हो, जवान हो, 7वें दिन आप भी गिर जाओगे। और सरकार तो सोचती रही कि राहुल गांधी यहां गिरेगा, राहुल गांधी वहां गिरेगा, पर वो गिरानी और रुकानी, जख्म और घाव को झेलता रहा। सुन रहे हैं अवधेश जी? श्रीनगर में जाके भी नहीं रुका, बरसात में, बादल में भी नहीं रुका, वो जनता के बीच में खड़ा रहा। दूसरा, मैं मेरी बात अभी पूरी कर लूं भाई। नहीं, आप आराम से पूरा करो। मेरा आपसे ही सवाल है, जब वो चल रहे थे तो क्या वो हिमाचल नहीं गए थे? चर्चा करिए। क्या वो कर्नाटक नहीं गए थे? क्या वो तेलंगाना नहीं गए थे? कर्नाटक में आपने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, कर्नाटक में आपने बस के प्राइस बढ़ा दिए। ये यात्राएं करने से इलेक्शन नहीं जीते हैं। हिमाचल में आपने सीमेंट के प्राइस बढ़ा दिए, कर्नाटक में बस के बढ़ा दिए, तेलंगाना में आपने दूसरी चीज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए यात्रा करने से, अगर यात्रा करने से जगदीश जी अगर इलेक्शन जीता जाता, तो आपने जितनी यात्राएं सेंट्रल दिल्ली से छतरपुर फार्म्स की हैं, आप अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए होते। गांधी जी ने यात्रा तो बिहार के भी किया, आप अकेले मुख्यमंत्री बन गए होते। आप नहीं बने, क्यों? यात्रा करने से इलेक्शन नहीं जीते। यात्रा की है बिहार में। आम आदमी की मुसीबतें समझो। बोलिए भारत के, बोलिए। भाई मैं बोलूंगा, मेरी बारी। बोलो जी,
भारत के प्रधानमंत्री 300 मीटर भी लाइट जलाकर चलते हैं। हाँ। एक बार कभी चल के देखना, आपको अनुभव होगा। और लोगों का दिल जोड़ा लोगों को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक करा भारत को। अब महंगाई पे आ जाते, तो फिर आप मुद्दे से भटक जाएंगे। देखिए, अभी तो बचत उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री और पूरी सरकार 9 साल लूटकर भारत को कह रही है बचत उत्सव मनाओ, बचत आ गया। अभी तो गैस महंगी कर दी, चर्चा ये भी कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी महंगा होने वाला है। ये कैसा बचत उत्सव था? इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अभी दिवाली की जगह दिवाला निकालना चल दिया। आपने कहा कमर्शियल के 15 रुपए बढ़ा दिए, वो सब पर फर्क पड़ा। त्योहार में लोग घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने का सबको देना पड़ेगा। एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ से देने की बात कर रहे हैं। ये पर्सनली मानता हूं कि कांग्रेस के पास कम से कम ये नैतिक अधिकार नहीं। मैं कह रहा हूं, अगर बीजेपी ये वादा कर ये बोलती है कि हमने 100 में से 95 वादे पूरे किए हैं और वो 5 नहीं कर पाए, और वो 95% बेटर है कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड से, तो मैं इस देश के सवाल करने की जगदीश जी का फेडर डाउन भाई 60-40, तो ये दायित्व है विपक्ष का। नहीं अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का, अवधेश जी, तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का दायित्व है एज नेता प्रतिपक्ष, एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, कि सरकार के सामने ये फैक्ट्स रखे और बताएं नहीं भैया, नहीं इतने गांव में बिजली नहीं पहुंची, दूध आज भी इतना है, पेट्रोल आज भी इतना है, आपने वादा, मैं बता तो रहा हूं। एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं करने वाले अखिलेश यादव की एक पत्रकार वार्ता तो बताइए। राहुल गांधी हजारों किलोमीटर चलने वाले, द ग्रेट राहुल गांधी, द मोस्ट वास्टली ट्रेवल्ड लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और कुछ कहना है जगदीश जी? क्योंकि उनकी यात्रा के अलावा आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं उनके बारे में। अब मैंने कह दिया, एवरीवन ऑन है कि कांग्रेस के इतिहास में तो शायद सबसे ज्यादा चलने वाले नेता होंगे। मुझे बताओ तो, नहीं जीते जाते। कब किया राहुल गांधी ने उसके बारे में बात? समझ रहे हैं भैया राहुल गांधी, अवधेश जी, अगर विपक्ष को जनता की चिंता होती, अगर विपक्ष को सत्ता में बैठे लोगों को कटघरे में खड़ा करना होता, तो वो पहले ईवीएम और अब एसआईआर हटा दिया, एक के बाद एक। पहले ईडी था, अब इलेक्शन कमीशन है, पहले ईवीएम था, अब एसआईआर है। कब तक बहाने ढूंढते रहोगे? अवधेश कुमार जी, शॉर्ट आंसर। जगदीश जी प्लीज रिलैक्स, आ रहा हूं सबके पास। ऐश्वर्या जी, अरे भाई जगदीश जी 1 मिनट शांत हो जाइए। जगदीश जी शांत हो जाए। बोलिए। ऐश्वर्या जी, इस समय अगर इस देश में सरकार की नीतियों पर आप आलोचना करिए, लेकिन विपक्ष इस समय झूठ बोलकर देश में जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका पैदा करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी पूरी यात्रा में बिहार के जो इशू उठाए हैं, उनकी एक पार्टी के कार्यकर्ता आज तक नहीं आया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। फराज किदवई, आज मैं आपकी तारीफ इसलिए करता अगर आप बोलते कि हाँ ईश्वर हमारी गलती हुई है, हम हिंदू मुसलमान करते रहे, हम बरेली के बांस गिनते रहे, पर हमने कभी महंगाई पे बात नहीं की। हमने एक दिन में 11 पत्रकार वार्ताएं तो की। जगदीश जी आपका फेडर डाउन है, अवधेश जी आज समय कम है। फराज किदवई जी महंगाई की बात कीजिए, ये मोबाइल दिखाना बंद कीजिए, सबके पास है, मेरे पास भी 2 दिखा देता हूं मैं भी। ऐसे क्या होता है? कुछ बोलिए ना, यू आर ऑन टीवी, स्पीक। ऐश्वर्या जी, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 सेकंड्स, थैंक यू। आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में पूछा कि उन्होंने महंगाई की, जिस मीडिया को आप दिखा रहे हैं उसी मीडिया को गाली देते हैं। बोलिए। 31 अगस्त 2025 को, यानी कि मुश्किल से भी 1-1.5 महीना पहले, हंसने से अवधेश जी कुछ नहीं होता है, पेशेंटली सुनिए। हेडिंग सुनिए, अखिलेश यादव 30 सेकंड निशाना, आई हैव फॉर यू। चीनी सामान की घुसपैठ से बढ़ रही बेरोजगारी, भाजपा का स्वदेशी जुमला बेनकाब। अब इसमें बेरोजगारी का भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है। हाँ। इसमें चाइना का भी मेरे को एक रिएक्शन दिखाइएगा। ये आप उसी पत्रकार के कंधे पे रख के फिर बंदूक चला रहे हैं जिस पत्रकार को आपके नेता ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरियाया था, क्योंकि उसने उसकी एक स्टेटमेंट उठा के, वो उसका काम है सत्ता में बैठे लोगों से पूछना आनंद दादा, इसलिए वो पत्रकार पूछता है। उसे पता है नेता ने जो पासिंग बाय में कई बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पे आखिरी में एक स्टिंगर होगा, किसी अखबार का रिपोर्टर भी नहीं, वो चलते हुए पूछ लेगा सर महंगाई पे क्या कहेंगे। अरे इनका उसको, वो रिपोर्टर उसको बनाएगा अपनी हेडिंग, क्योंकि उसे पता है
कि जनता के लिए क्या जरूरी है, सत्ता में बैठे लोगों की नकेल कैसे कसनी है। लेकिन आपके नेता को, फराज साहब, वो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के सुनिएगा जिसकी वो कोट कर रहा है पत्रकार। आनंद दादा, देखिए ऐश्वर्य जी, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। एक एसी कमरे से निकलकर दूसरे एसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत मुश्किल है। और जनता के मुद्दों को जन संघर्ष की राजनीति से, जिनकी भी आप लोग बात कर रहे हैं, 6,000 किलोमीटर पैदल चलने से लेके 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताओं को अगर जनता के मुद्दों की समझ होती या जनता के मुद्दों की चिंता होती, रादर चिंता में शब्द ज्यादा उपयोग किया, अगर चिंता होती तो ये लोग जनता के बीच जाते, जनता से मिलते और जनता के मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते। आज बता दीजिए पिछले 11 वर्षों में कौन सा आंदोलन विपक्ष ने खड़ा किया महंगाई के मुद्दे पर, आज बता दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा आंदोलन खड़ा करने की जिम्मेदारी जेन जी की है, भारत के युवाओं की है, और आपके नेता की जिम्मेदारी, देश के नेता प्रतिपक्ष की जगदीश जी, क्या है? पीपीटी दिखाना क्या है? भारत जोड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतोगे बिहार का चुनाव वोट चोरी और फिर ब्लेम करोगे एसआईआर पे? क्या आ गया भाई, वोट चोरी करने वालों का आंदोलन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र बचाओ, अवधेश, एक हमारी नहीं है राहुल। आंदोलन नहीं दिखा गया आपको, पूरा बिहार पलटा मार दिया, पूरा देश समर्थन कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा, पूरा नतीजों में भी दिखता है जगदीश जी। That is my रोडों पर था, आपने देखा That is my चुनाव के नतीजों में That is my problem. फराज साहब, I don't have time today. बिहार में जाके राहुल कल एक नया महीना है, नई तारीख है। I will have full 50 minutes from tomorrow. Don't worry about it. But पता है क्या, आप लोग जिस दिन सब समझेंगे, उस पत्रकार को तो पता था क्या खबर है, उस पत्रकार को तो पता है कि आम व्यक्ति की क्या दिक्कत है, इसलिए उसने बोला कि वो चाइनीज कंपनियों के चलते क्या हो रहा है। लेकिन आप तो समझिए, चाहे सत्ता में बैठे हो चाहे विपक्ष में बैठे हो, ये हिंदू मुसलमान आप करेंगे, बरेली के बांस आपको गिनने हैं। बरेली के कभी उन कारीगरों की बात की है? करी है कभी उनकी बात अखिलेश यादव ने? कभी नहीं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, आई डोंट केयर, लेकिन बात तो करो। अरे अपना एजेंडा करो, घुमा के कर लो। क्या हो जाएगा अगर आपके एजेंडा से किसी का फायदा ही हो जाएगा तो वो ही कर लो, लेकिन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, बहुत सावधानी से सुनने की और समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।